तो गाइस हम करेंगे क्या करेंगे कि पहले रेडियस मालूम करेंगे बोर थ्योरी से, उसके बाद एनर्जी मालूम करेंगे, उसके बाद वेव नंबर, उसके बाद फ्रीक्वेंसी। चले ये सीक्वेंस में करते हैं। पहले हम बात करते हैं किस चीज की, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। तो nth ऑर्बिट का रेडियस जो है कैसे मालूम करें? रेडियस थोड़ा ध्यान से, क्योंकि कैलकुलेशन है तो जरा अपने जहन में पकड़ने की कोशिश करें। रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन की nth ऑर्बिट का आप रेडियस कैसे मालूम करेंगे? पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड की तरफ आते हैं कि रेडियस मालूम करने के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए। हमें पहली बात ये क्या चाहिए कि भाई आपको समझना पड़ेगा कि हम बात करें हाइड्रोजन एटम की। किसकी बात करें? हाइड्रोजन एटम की। हाइड्रोजन एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। इस इलेक्ट्रॉन को एक फोर्स है जिसको आप सेंट्रीपिटल फोर्स कहें, सेंट्रीपिटल फोर्स कहें, या आप इसको क्या कहेंगे? कूलम्बिक फोर्स कहेंगे। ठीक है, कूलम्बिक फोर्स। इसके थ्रू इलेक्ट्रॉन को जो है, इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन और न्यूक्लियस अपनी तरफ क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। एक ये फोर्स है। दूसरी फोर्स ये है जो इस इलेक्ट्रॉन को सर्किल के बजाय इससे दूर ले जाना चाहती है। अब ये जो फोर्स है ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। ये कौन सी फोर्स है बेटा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यानी एक फोर्स वो जो इलेक्ट्रॉन को रोटेट करा रही है सर्कुलर पाथ में, दूसरी फोर्स वो जो ट्राई करती है कि इलेक्ट्रॉन यहां से दूर जाए। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन शेल में रिवॉल्व करता है तो ये दोनों फोर्सेस जो हैं वो क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। यानी सेंट्रीपिटल फोर्स को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या करती है? बैलेंस करती है। अब आए बात करते हैं कि भाई कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है। कूलम्ब्स लॉ ये कहता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन इज इक्वल टू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। यही फार्मूला है इसका। तो या आप इसको अगर एक स्टेप बढ़ा लें तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो प्रोपोर्शनलिटी खत्म करें तो क्या आ जाएगा? F इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास जो Q1 है, Q1 इज इक्वल टू ZD, चार्ज ऑफ न्यूक्लियस। ZD क्या है? चार्ज ऑफ न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस जो है उस पे पॉजिटिव चार्ज है, और Q2 जो है आपका क्या है? E, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो बिटवीन दिस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान है। तो इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस अपनी तरफ खींच रहा है एंड दैट इज द कूलम्बिक फोर्स। तो इस फोर्स में अगर ये वैल्यूज डिप करें तो हमें क्या मिलेगा? F इज इक्वल टू K ZD स्क्वायर, ZD इंटू E ओवर क्या हो जाएगा? R स्क्वायर। R आप इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या लिखेंगे? F इज इक्वल टू K ZD स्क्वायर ओवर R स्क्वायर। सही है बेटा? तो E को E से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? E स्क्वायर। इस E स्क्वायर में दो E है, एक इलेक्ट्रॉन की चार्ज और दूसरी प्रोटॉन की चार्ज। Z क्या है? एटॉमिक नंबर। Z क्या है? एटॉमिक नंबर। ठीक है, चले ये बात यहाँ पे आ गई। अब क्या चीज है? अब ये चीज है कि अब जो है ये होगा कि K जो है, K कांस्टेंट है। K क्या चीज है? कांस्टेंट है। K कांस्टेंट है तो अब क्या करेंगे? अब K जो है उसका वैल्यू है 1/4 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। R है कि नहीं है? नहीं है। ठीक है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसका वैल्यू पुट करेंगे इस इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन नंबर अगर 1 कहें तो हम क्या करेंगे कि बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ K इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 में भाई K का वैल्यू रखें तो F इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? Z स्क्वायर ZE स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। अब ये खाली यहां तक जो हुआ है वो ये हुआ है कि ये फोर्स है। कौन सी फोर्स है? सेंट्रीपिटल। अभी तक हमने जो बात की है वो सिर्फ किसकी बात की है? सेंट्रीपिटल फोर्स की। अब इस फोर्स को जो बैलेंस करती है वो है सेंट्रीपिटल फोर्स। दिस फोर्स इज बैलेंस्ड बाय सेंट्रीपिटल फोर्स। चलिए
तो सेकंड पेज पे आते हैं कि इस सेंट्रीपिटल फोर्स इज बैलेंस्ड बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो किसके बराबर होती है? वो होती है mv²/r के बराबर, mv²/r। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रॉन जैसे ही किसी शेल में रिवॉल्व करेगा, ठीक है, जैसे ही किसी शेल में क्या करेगा? रिवॉल्व करेगा, तो उसकी जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो बराबर होगी किसके? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के। तो दोनों को आमने सामने रखते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। दोनों का फार्मूला लिखते हैं आमने सामने, Z²/4πε0 r² इक्वल्स टू mv²/r। तो यहाँ पे देखें कट हो जाता है कुछ, क्या r स्क्वायर के साथ कट गया और कोई कटता है नहीं, तो इक्वेशन क्या होगी? यहाँ पे r रह गया तो r को इधर लाएं, क्या बनेगा? r इज इक्वल टू, r ऊपर जाके तो mv² नीचे डिवाइड करेगा तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Z² डिवाइडेड बाय 4πε0, नीचे क्या गया? mv²। सही है। अब इस इक्वेशन को जरा गौर से देखें, इस इक्वेशन को देखने पे आपको पता चलेगा कि इसमें सारी चीजें कांस्टेंट है, इसमें सारी चीजें क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, कूलम्बिक फोर्स बेटा वो होती है सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, सवाए किसके? इसके वेलोसिटी के, v के। ठीक है, all factors are constant except v। तो एक्सेप्ट v के वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल नंबर चेंज होने से क्या होगा? चेंज होता जाएगा। तो z का वैल्यू एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का एक ही है, e चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से कांस्टेंट है, पाई का वैल्यू कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट का कांस्टेंट, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कांस्टेंट, सारी चीजें कांस्टेंट है सवाए किसके? v के। तो v का वैल्यू कहां से लाएं? फ्रॉम बोर्स लास्ट पोस्टुलेट, फ्रॉम बोहर्स लास्ट पोस्टुलेट जो हमने किया था। जरूरी नहीं कि हर बुक में ये लास्ट पोस्टुलेट हो। वो पोस्टुलेट क्या था कि एंगुलर मोमेंटम mvr इक्वल्स टू क्या होता है? nh/2π, यही था। तो हमें किसका वैल्यू चाहिए? v का। हमें किसका चाहिए? v का। तो v किसके बराबर होगा? v इज इक्वल टू होगा किसके? nh/2πmr। सही है। तो हमें इधर क्या है? v² है, क्या है? v²। तो इसको अगर बाय स्क्वायरिंग v करें, बाय स्क्वायरिंग v, तो क्या बन जाएगा? v इक्वल्स टू क्या बनेगा? n² h² 4π² m² r²। सही है बेटा। अब इसका वैल्यू डालेंगे किसमें? इक्वेशन नंबर, इसको इक्वेशन नंबर क्या करें? इक्वेशन नंबर 2 कर लें। ठीक है, तो इक्वेशन 2 में हम वैल्यू डालेंगे किसका? v² का। तो बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ v² इन इक्वेशन कौन सी? 2 इक्वेशन में वैल्यू डाले भाई v² का। तो 2 इक्वेशन ये है, तो r इज इक्वल टू क्या चीज है? r इक्वल्स टू क्या चीज है? ze², और नीचे क्या है? 4πε0 m। अब v² किसके बराबर है? v² का वैल्यू डालते हैं n²h²। ठीक है, और डिवाइडेड बाय क्या है? अब देखिए आपकी मर्जी है कि यहाँ पे लिखें या इसको ऊपर लिखें, जो नीचे पार्ट है। तो हम डायरेक्ट ऊपर करते हैं। तो नीचे क्या चीज है? 4π² इंटू 4π² m² r²। सही है बेटा। यहाँ पे देखिए कौन से कॉमन फैक्टर हैं जो कट होते हैं? 4 से कट गया, π² से कट गया, ठीक है, m² से कट गया, और कोई कटता है नहीं। तो अब क्या होगा? r से कट गया, देखिए जरा, r² से कट गया। सही है। r इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? नीचे आएगा, तो ऊपर से कट गया। अब ऊपर r बचा, हमें रेडियस चाहिए, तो r इज इक्वल टू क्या होगा?
आर से मल्टीप्लाई करा, नीचे चले जाएंगे, ये ऊपर चले जाएंगे, तो नीचे क्या बचा है, एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, जेड ई स्क्वायर। उसके बाद क्या बचा, खाली पाए बचा, पाए, उसके बाद क्या बचा, एम। ये आपकी इक्वेशन है, इसके जरिए आप किसी भी ऑर्बिट का रेडियस मालूम कर सकते हैं, यानी एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर जेड ई स्क्वायर पाई एम। तो इस इक्वेशन से आप क्या कर सकते हैं, ये झटका कब लगा था, इस इक्वेशन से आप किसी भी ऑर्बिट का रेडियस मालूम कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो इस इक्वेशन से आप किसी भी ऑर्बिट का रेडियस मालूम कर सकते हैं। पर अभी एक चीज और है कि यहाँ कुछ जो है आपका एन स्क्वायर जो है वो वेरिएबल है, बाकी तो कांस्टेंट है, पर एन जो है आपका वेरी करता है, तो इसको बाहर निकालें। इसको बाहर निकालेंगे तो इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी कि आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर। ठीक है, अब जेड भी आपका जो वेरिएबल है, एटॉमिक नंबर अगर आप हाइड्रोजन की बात करते हैं तो 1 है, पर अगर आप हीलियम आयन की बात करते हैं तो 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी हम बाहर निकालते हैं, तो बाकी क्या रहेगा, ई स्क्वायर पाई एम इनटू कर लेंगे हम क्या, एन स्क्वायर ओवर जेड। अब ये जो फार्मूला है ये पूरे कांस्टेंट का सेट है, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कांस्टेंट, पाई का वैल्यू कांस्टेंट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, ये सारे कांस्टेंट एक और कांस्टेंट के बराबर है। तो इसको आगे लेकर जाते हैं, तो ये जो कांस्टेंट है आर इज इक्वल टू क्या क्या था भाई, एप्सिलॉन नॉट पाई एम ओवर क्या था, एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई एम, और कुछ है ई स्क्वायर पाई एम, बस यही है ना। अब क्या हो गया कि नीचे एच स्क्वायर होगा, ई स्क्वायर हेट है, तो एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय आपका जेड ओवर एन स्क्वायर, इस तरह से होगा। क्या कह रहे हो यार, मैं अपने दिमाग से चलूं, एन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर और एन स्क्वायर ऊपर होगा, ई स्क्वायर पाई एम, ई स्क्वायर पाई एम एच स्क्वायर और एन स्क्वायर ऊपर, जेड नीचे। ठीक है, इस इक्वेशन में ये जो सारे फैक्टर हैं ये कांस्टेंट है, ये एक और कांस्टेंट के बराबर होंगे, तो आर इज इक्वल टू होगा आपका ए नॉट इंटू एन स्क्वायर ओवर जेड। ठीक है, अभी ए नॉट सेट ऑफ कांस्टेंट है, तो ए नॉट का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 0.529 इंटू 10 टू पावर -10 मीटर। अब ये बराबर होता है किसके, एंगस्ट्रॉम के। तो अगर आपको किसी भी ऑर्बिट का वैल्यू चाहिए तो आप R1 इज इक्वल टू लिखेंगे कि ए नॉट इंटू एन स्क्वायर। अब हाइड्रोजन का Z इज इक्वल टू 1 है तो उसे डिवाइड नहीं करेंगे, पर अगर आप हीलियम आयन का लेते हैं तो फिर आपको Z का वैल्यू रखना पड़ेगा, फिर आपको Z का वैल्यू रखना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे ही आप R1 का वैल्यू अगर आपको चाहिए तो आप क्या करोगे कि 0.529 एक कांस्टेंट वैल्यू है, इनटू क्या करोगे 1 स्क्वायर। अब 1 को जिससे भी मल्टीप्लाई करें जो आप सेम ही आएगा, तो 0.529 एंगस्ट्रॉम, यानी जो फर्स्ट ऑर्बिट है हाइड्रोजन की उसका जो रेडियस होगा 0.529 होगा, और R2 जो है 0.529 इंटू क्या करोगे, n का वैल्यू 2 है तो 2 को स्क्वायर करोगे, तो ये बन जाएगा 2.11 एंगस्ट्रॉम बन जाएगा। ठीक है, R3 जो होगा 0.529 इंटू 3 स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 4.78 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, R4 जो बन जाएगा वो बन जाएगा कितना, 0.529
इंटू 4 स्क्वायर क्या बनेगा बेटा? 8.48 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो अभी आप एक चीज नोट करें, एंड व्हाट इज दैट चीज, कि आप R2 माइनस R1 का वैल्यू बताएं क्या होगा। 2.1 में से 0.1 गया तो अराउंड अप्रोक्सीमेटली कितना होगा? 1.5 होगा। ठीक है, अब 4.7 से 2.1 यानी R3 माइनस R2 करें क्या होगा? 4.7 से 2.11 तो 3 पॉइंट समथिंग होगा, 3.x होगा। तो डिफरेंस क्या हो रहा है? शेल नंबर बढ़ने से बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? पहले R2 माइनस R1 क्या है? 1.5। तो R3 माइनस R2 क्या है? 3 पॉइंट समथिंग। तो क्या हो रहा है कि इससे आप एक चीज डिजाइन कर सकते हो, व्हाट इज दैट, कि R2 माइनस R1 इज स्मॉलर देन R3 माइनस R2 इज स्मॉलर देन R4 माइनस R3 इज स्मॉलर देन R5 माइनस R4 एंड इंफिनिटी। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप बोर के रेडियस से मालूम कर सकते हैं। और इसको सेव करें जरा, बढ़े आगे। बढ़े आगे। अब बात करते हैं किसकी बेटा? इसकी एनर्जी की बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस में, जब न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन किसी शेल में होता है तो उसकी एनर्जी कैसे डिटरमाइन करते हैं। ये रेडियस का फार्मूला है। रेडियस का फार्मूला सिंपल है कि आप किसी भी अगर ऑर्बिट में रेडियस मालूम करना चाहते हैं तो आप ये फार्मूला यूज कर सकते हैं फॉर एनी एलिमेंट। यानी आप क्या करेंगे? एन स्क्वायर अपॉन जेड, एन स्क्वायर अपॉन जेड। अब यहाँ पे एक चीज आप समझने की कोशिश करें, दैट इज व्हाट, कि अगर आपके पास R1 है, R1 ऑफ हाइड्रोजन है, R1 ऑफ हीलियम आयन है, R1 ऑफ आपके पास लिथियम +2 है, R1 ऑफ आपके पास बेरिलियम +3 है, इनमें स्मॉलेस्ट रेडियस किसका होगा? देखिए Z से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बाकी तो सारे फैक्टर सेम है, सबका 1 है, 1 1 1 सबका R1 है। ठीक है, तो इसके लिए ये पूरा फैक्टर क्या आएगा? 1/1 आएगा हाइड्रोजन के लिए, 1/2 आएगा, 1/3 आएगा, 1/4 आएगा। तो छोटे से छोटा रेडियस किसका होगा? ठीक है, ये बात समझ रहे हैं? चलें इसको आगे बढ़ाते हैं। अब बात करते हैं एनर्जी की। बैकग्राउंड को चेंज करते हैं, मजा नहीं दे रहा। अब देखें, एनर्जी की बात करते हैं। एनर्जी, एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, कि अगर हाइड्रोजन किसी भी ऑर्बिट में मौजूद है, ठीक है, तो उसकी एनर्जी क्या होगी? उसकी एनर्जी क्या होगी? उसकी एनर्जी क्या होगी? तो हाइड्रोजन की एनर्जी क्या होगी nth ऑर्बिट में? एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, के हाइड्रोजन एटम के किसी भी शेल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी? अब हाइड्रोजन की भी कर सकते हैं, उसके बाद आप जो है वो हाइड्रोजन जैसे किसी भी एक इलेक्ट्रॉन वाले एटम की भी कर सकते हैं, Z का वैल्यू चेंज होगा। ठीक है, तो इसको करने की कोशिश करते हैं। पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है एटम के अंदर अभी नहीं है, इलेक्ट्रॉन अभी एटम के अंदर नहीं है। इलेक्ट्रॉन जो है भाई किसी और गांव में रह रहा है, आइसोलेटेड है। आइसोलेटेड का मतलब क्या हुआ? कि इट इज नॉट इन द इन्फ्लुएंस ऑफ एटम और न्यूक्लियस, कि अभी इलेक्ट्रॉन अकेला है, वो न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में नहीं है। तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी आइसोलेटेड इलेक्ट्रॉन की, वो जीरो, वो क्या होगी? जीरो। अब हम क्या करेंगे? हम करेंगे वर्क। हम क्या करेंगे? वर्क करेंगे। वर्क इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी होगा, और वर्क बराबर होता है किसके? फोर्स।
इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो हम वर्क करेंगे, हम इलेक्ट्रॉन को, फॉर एग्जांपल आपकी पेन गिर गई है तो आप वापस अपनी जेब में लाना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, वर्क करेंगे कि नहीं करेंगे? आप झुकेंगे, पेन उठाएंगे, यानी आपने फोर्स लगाई, पेन उठाई, उसके बाद जेब में डाली, मूवमेंट भी हुई, पेन ने डिस्टेंस ट्रेवल किया तो वर्क हुआ। तो हम इलेक्ट्रॉन को एक इनफिनाइट डिस्टेंस से अब हम काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। कौन सा वर्क कर रहे हैं? वर्क इस इलेक्ट्रॉन को इधर न्यूक्लियस में लाने का काम। तो ये वर्क हुआ, और वर्क होने से एनर्जी क्या होती है? एनर्जी कंज्यूम होती है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या थी? जीरो। तो जब हमने वर्क किया तो थोड़ी एनर्जी क्या होगी? माइनस होगी। वो इलेक्ट्रॉन आके किधर आया? शेल में आया। शेल में क्या हुआ कि इसको किसने अट्रैक्ट किया अपनी तरफ? न्यूक्लियस ने। तो इससे क्या होगा कि पोटेंशियल एनर्जी, जब तक इलेक्ट्रॉन जो है वो शेल में रहेगा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी माइनस हो, क्या होगी? नेगेटिव होगी, क्योंकि हमने वर्क किया, वर्क में एनर्जी खर्च हुई। और आपका हमने वर्क कौन सा किया कि ये जो इनफिनाइट डिस्टेंस पे था, हम इसको उठा के ले आए एटम के अंदर, और एक फिक्स डिस्टेंस आर पे इसको जो हमने रखा। ठीक है, तो अब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होगा? और फोर्स कौन सी? वही कूलम्बिक फोर्स। किसके बराबर है? Z स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटू क्या होगा? आर डिस्प्लेसमेंट। यानी हमें ये तो हो गया क्या? आपकी फोर्स हो गई अट्रैक्टिव फोर्स जिससे वर्क हुआ, और डिस्प्लेसमेंट हम इलेक्ट्रॉन को एक फिक्स डिस्टेंस पे लाए। ठीक है, अब आर आर क्या हो जाएगा? कैंसिल, स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो फोर्स आपकी किसके बराबर हो गई? Z स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब ये खाली किसकी बात हुई है? ये बात हुई है किसकी? पोटेंशियल एनर्जी की। ठीक है, तो टोटल जो आपकी जो क्या होता है एनर्जी होती है, टोटल एनर्जी या ई टोटल बराबर होती है पोटेंशियल एनर्जी प्लस, अब एटम के अंदर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? माइनस होगी, जिसका वैल्यू क्या आया? माइनस Z स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर प्लस क्या होगा? 1/2 mv स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला। ठीक है, अब हम mv स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे। mv स्क्वायर का क्यों बार बार बंद हो रही है नहीं? हम mv स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है भाई, अब क्या होगा कि ये जो काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, तो टोटल एनर्जी बराबर होगी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। mv स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे। mv स्क्वायर का वैल्यू कहां से निकालेंगे? वो उसी रेडियस वाली इक्वेशन से। mv स्क्वायर किसके बराबर होगा? हमने क्या देखा था कि ZE स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू था mv स्क्वायर अपॉन आर, यानी सेंटीपिटल फोर्स बराबर थी सेंटीफ्यूगल फोर्स की। कौन सा वैल्यू कट हो रहा है? आर। तो mv स्क्वायर किसके बराबर हो गया? Z स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ mv स्क्वायर, बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ mv स्क्वायर, तो mv स्क्वायर का अगर वैल्यू डालेंगे, ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा इस इक्वेशन में? इस इक्वेशन को आप इक्वेशन नंबर 1 कह लें। इन इक्वेशन 1 में वैल्यू डालें, क्या हो जाएगा? इक्वेशन 1 कुछ इस तरह से हो जाएगी कि एनर्जी नहीं लिखते, बस इधर लिखते माइनस Z स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर प्लस 1/2 mv स्क्वायर किसके बराबर था? Z स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, इसके बराबर था। 2 इंटू 4 क्या हो गया? 8। तो ये हो जाएगा माइनस Z स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है, और प्लस हो जाएगा आपका 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही रहेगा। तो Z स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। अब क्योंकि दो फ्रैक्शन है, इनको ऐड कर रहे हैं, तो इसकी एलसीएम निकालेंगे। तो ये 4 है, बाकी सेम है, 8 है, एलसीएम क्या निकलेगी? 8
8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। अब 4 इस पूरे फैक्टर का टेबल, इस पे 2 टाइम, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा -2 जेड स्क्वायर, और उसके बाद क्या होगा प्लस 8 का टेबल 8 टाइम तो जेड स्क्वायर, ठीक है। तो हमें ओवरऑल इक्वेशन क्या मिली कि माइनस जेड स्क्वायर ओवर 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये इक्वेशन नंबर हो गई 2 भाई। इस इक्वेशन नंबर 2 में हम क्या करेंगे कि आर का वैल्यू रखेंगे, किसका रखेंगे, आर का वैल्यू, ठीक है। इसमें आर का वैल्यू रखेंगे, तो आर का वैल्यू रखते हैं भाई बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन नंबर 2। तो भाई इक्वेशन नंबर 2 में वैल्यू रखते हैं, तो माइनस जेड स्क्वायर ओवर 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, आर का वैल्यू रखना है, तो इधर क्या रखेंगे, इनटू क्या था, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट ओवर क्या था, पाई एम जेड स्क्वायर, यही था, ठीक है। अब देखिए कौन से फैक्टर कट हो रहे हैं, है कोई कट होने वाला, पाई कट हो गया बुक में, इस आगे इसे में पाई लिखा हुआ है तो बुक में काट देना, पाई नहीं आएगा, ठीक है। अब बचा क्या, बचा ये कि माइनस जेड इंटू जेड, जेड स्क्वायर, ई टू पावर ई टू, ई पावर 4, ऊपर बचा क्या एम, उसके बाद क्या बचा जेड, नीचे क्या बचा 8 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एल स्क्वायर एच स्क्वायर, जेड कैंसिल हो गया, ठीक है। तो जेड स्क्वायर ई पावर 4 एम 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एल स्क्वायर एच स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें भी क्या वेरिएबल है, जेड और एन, तो जेड और एन को बाहर निकालेगा तो फिर क्या हो जाएगा, तो एनर्जी इज इक्वल टू होगा माइनस ई पावर 4 एम ओवर 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर इनटू क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर हो जाएगा। तो ये इसमें अगर हम कांस्टेंट के वैल्यू डालें, ठीक है, तो ये आपकी एनर्जी इक्वल टू होगा माइनस, ये ई पावर 4, ये पूरा जो है एक सेट ऑफ कांस्टेंट है, इसमें अगर वैल्यू डालेंगे तो ये कांस्टेंट जो है बराबर होगा, यानी के लिखिए अगर, इनटू क्या लिखेंगे, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ठीक है। तो अगर आपको ए चाहिए तो इधर माइनस होगा, के का वैल्यू क्या होगा 2.18 इंटू 10 टू पावर -18 इंटू क्या होगा, अब जेड हाइड्रोजन का एक ही है तो हम क्या लिखेंगे 1/n स्क्वायर, और उसके बाद ये हो जाएगा जूल पर एटम होगा, बुक में एटम नहीं लिखा हुआ तो उसको एटम डाल। तो अगर एक एटम की एनर्जी चाहिए आपको, तो पहले जो किसी भी शेल में इलेक्ट्रॉन आएगा तो आप ये फार्मूला यूज करोगे, तो इधर माइनस लिखेंगे, सॉरी, तो E is equal to -2.18 into 10 to power -18 डिवाइडेड बाय 1 एन स्क्वायर। तो अगर आप इस वैल्यू को पर एटम की जगह पे पर मोल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो फिर क्या होगा, E is equal to -2.18 into 10 to power -18 into 6.02 into 10 to power 23 डिवाइडेड बाय, किलो जूल पर मोल में करना है तो 1000 करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा -13 बुक में 12.8 ऑलमोस्ट 13 होता है किलो जूल पर मोल, यानी ऊपर वाला वैल्यू जो है वो सिर्फ एक एटम का है, नीचे वाला वैल्यू जो है वो एक मोल एटम्स का, यानी जब हाइड्रोजन के अंदर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है वो पहले शेल में आएगा, अगर इधर n=1 लिखते हैं तो आपकी यही एनर्जी, क्योंकि 1 को किसी से मल्टीप्लाई करें डिवाइड करें वैल्यू से हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हाइड्रोजन में फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसकी जो एनर्जी होगी वो -1313 किलो जूल पर मोल। जैसे ही हम इतनी एनर्जी देंगे हाइड्रोजन को तो हाइड्रोजन की एनर्जी 0 हो जाएगी, तो वो एटम से निकल जाएगा, एटम क्या हो जाएगा, आयनाइज हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेरा फिजिक्स वाले बताएंगे, मुझे नहीं आता, ठीक है। तो ये आपका फैक्टर इधर हो गया। अब इस फार्मूले में अगर वैल्यू देखें तो क्या होगा, E = nth ऑर्बिट का वैल्यू क्या होगा, -1313 इंटू 1/n स्क्वायर, और अगर आपको हाइड्रोजन लाइक सब्सटेंस चाहिए तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, -1313 इंटू Z² अपॉन n स्क्वायर,
ठीक है, किलो जूल पर मोल। आप दोनों फार्मूलाज यूज कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी कि आप कौन सा करते हैं। ठीक है, इसको अब इसमें डिफरेंशियल की एनर्जी निकालते हैं, तो एनर्जी किसके बराबर होगी, E1 जो है वो किसके बराबर होगी बेटा, -13 इंटू 1/1², जो कि 1 को स्क्वायर करेंगे वही वैल्यू रहेगा, तो 13 किलो जूल पर मोल। थोड़ा बताते जाना। E2 इज इक्वल टू क्या होगा, -13 इंटू 1/2², क्योंकि सेकंड शेल की बात हो रही है, 4 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू -328 पॉइंट समथिंग हो जाएगा किलो जूल पर मोल। ठीक है, E3 की बात करें तो -13 डिवाइडेड बाय क्या होगा, इंटू 1/3² यानी 9 कर लें, तो ये हो जाएगा -135.x किलो जूल पर मोल। ठीक है, अगर आप E4 कर लेती हैं, E4 हो जाएगा -13 इंटू 1/4² यानी 16 से डिवाइड करें तो -82 पॉइंट समथिंग हो जाएगा किलो जूल पर मोल। ठीक है, अब जरा एक चीज नोट करें प्यारे बच्चों, E2 माइनस E1 यानी 1300 माइनस 300 ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर होगा, 1000 के, यानी रफ अंदाजा में, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताते। अब 328 148 अंदाजन कितना हो जाएगा, यानी E3 माइनस E2 जो है एनर्जी डिफरेंस ऑलमोस्ट 160 में होगा, जितना भी हो। ठीक है, तो कौन सा ज्यादा है, E2 माइनस E1 है या E3 माइनस E2 है, यानी जैसे जैसे शेल्स बढ़ते जाएंगे तो उनका रेडियस डिफरेंस इंक्रीज होता है और एनर्जी डिफरेंस क्या होगा, कम होगा, एनर्जी डिफरेंस कम होगा। यानी यहां से हम ये कह सकते हैं कि E2 माइनस E1 is larger than E3 minus E2, it is larger than E4 minus E3, it is larger than E5 minus E4 and so on। चले भाई इसको देख लें जरा, बढ़े आगे, बढ़े आगे। अब बात करते हैं किस चीज की, अब बात करते हैं एनर्जी डिफरेंस, कि अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी एक शेल में है फिर दूसरे में जाता है, ठीक है, तो उसका एनर्जी डिफरेंस कितना होगा, दो शेल के दरमियान एनर्जी डिफरेंस कितना होगा, आप इसी इक्वेशन को यूज करके बता सकते हैं। एनर्जी की इक्वेशन ध्यान में रखें, क्या चीज है, इधर ये Z² 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ठीक है, ये और इधर ये है ना, Z² e पावर 4 m एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h² और Z² का निकाल, ये थोड़ा ध्यान रखना। ठीक, अब हम बात करते हैं किसकी, एनर्जी डिफरेंस की। एनर्जी डिफरेंस, एनर्जी डिफरेंस बोले तो डेल्टा ई बोले तो E2 माइनस E1। अब ये E2 का मतलब क्या, दूसरा शेल है, E2 यानी कोई भी है हायर शेल, E1 यानी कोई भी लोअर शेल जहां से इलेक्ट्रॉन जहां में जंप करेगा। ठीक है, तो अब देखिए डेल्टा ई इज इक्वल होगा E2 माइनस E1। इक्वेशन को याद करके मुझे बताएं कि डेल्टा ई इज इक्वल टू Z² e पावर 4 m डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, आगे क्या था, बाय कुछ और था, बाय R h² भाई, चलिए h² इधर आ गया, पाई नहीं, पाई गया पाई लेने, h², ठीक है ये। अच्छा इधर और क्या चीज थी, n²। अब यहाँ पे क्योंकि दूसरा शेल है तो हम लिखेंगे n2², लिखेंगे क्या लिखेंगे, n2²। अब ये एनर्जी किस में होती है, माइनस में, आगे भी एनर्जी क्या करें, माइनस, इसकी एनर्जी E1 की भी क्या होगी, माइनस होगी, यही वैल्यू लिखेंगे कि Z² e पावर 4 m डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h² n1² करेंगे। ठीक है, अब माइनस इंटू माइनस क्या हुआ, प्लस, यानी ये बन गया प्लस। अब इस पूरे वैल्यू पे इधर रीअरेंज करें, इधर लाए, तो डेल्टा ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा ई इज इक्वल टू हो जाएगा Z, ये प्लस हो गया तो Z²
जेड स्क्वायर ई पावर 4m ओवर 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर के बाद क्या चीज है एच स्क्वायर एन वन स्क्वायर और ये माइनस का रह गया तो ये माइनस इधर क्या लिखेंगे जेड स्क्वायर ई पावर 4m डिवाइडेड बाय क्या होगा 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर के बाद एच स्क्वायर उसके बाद n2 स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों में देखिए काफी चीजें कॉमन है सवाए n1 और n2 को छोड़ के है। तो बाय टेकिंग कॉमन क्या हो जाएगा कि जेड स्क्वायर ई पावर 4m 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर इनटू क्या हो जाएगा 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। यहां तक सही है, सही है बेटा। अच्छा, अब इसमें क्या चीज है, इसमें जो है ये इसका आपको पता है क्या चीज है, ये भी कांस्टेंट है जिसको इस इधर ही रहने देते हैं। तो ये आपका जो वैल्यू होगा, ठीक है, ये मेरे ख्याल में उसी के बराबर है, 2.18 वाला यही है ना, इधर गया e पावर 4m एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। तो ये पूरा फैक्टर जो वही है जो यहाँ पे लिखा हमने। तो ये पूरा फैक्टर किसके बराबर है, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि डेल्टा ई इज इक्वल टू माइनस 13 इंटू 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। तो आप डायरेक्टली यहां से या फिर पैरेटो वाला फार्मूला लगाएं तो फिर क्या हो जाएगा, डेल्टा ई इज इक्वल टू माइनस 12 कितना था 2.18 इंटू 10 टू पावर माइनस 18 उसके बाद 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर और जोड़ पर एटम हो जाएगा। ठीक है, तो आप एनर्जी डिफरेंस यहां से मालूम कर सकते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन ने जो है दूसरे सेल से पहले में जंप किया है, दूसरे सेल से पहले में, तो 2 स्क्वायर क्या होगा 1/4 और पहले का क्या होगा 1/1। 1/1 से आप 1/4 क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो क्या वैल्यू आएगा 4 आएगा। 1/4 इज इक्वल टू 0.25, 0.25 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 को 0.25 से मल्टीप्लाई करें यानी किससे डिवाइड करें 4 से, वही वैल्यू आएगा कितना 328। कितना वैल्यू आएगा, यानी इलेक्ट्रॉन को अगर दूसरे शेल से अगर इलेक्ट्रॉन पहले शेल में जंप करता है, ठीक है, तो उसका जो एनर्जी डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा 328 आएगा। तो इसे आप कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर आपको फ्रीक्वेंसी चाहिए, आपको क्या चाहिए फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो फ्रीक्वेंसी आप कैसे मालूम करें, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। अगर आपको फ्रीक्वेंसी चाहिए तो आप क्या करोगे, अब हमें पता है कि डेल्टा ई इज इक्वल एच न्यू। ठीक है, तो क्या होगा फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होगा कि डेल्टा ई अपॉन एच। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू डेल्टा ई की चेंज नहीं, अभी इक्वेशन हमने क्या लगाई थी, जेड स्क्वायर ई पावर 4m डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, उसके बाद था एच स्क्वायर, उसके बाद था एन स्क्वायर। ठीक है, अब ये किसके बराबर है, ओवर एच है, एच को एच से मल्टीप्लाई करेंगे ये क्या आ जाएगा एच क्यूब हो जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू होगा जेड स्क्वायर ई पावर 4, ठीक है, इंटू ये भी था क्या 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ठीक है, तो ये 1/h यहाँ से आया फार्मूला से। ठीक है, तो m नीचे क्या होगा 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, h इंटू एच क्या हो जाएगा h क्यूब हो जाएगा, h क्यूब। उसके बाद क्या बचा n स्क्वायर, यहाँ पे नहीं लिखेंगे क्योंकि उधर आ गया, कॉमन निकाला था हमने। तो बाकी क्या बच गया 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन है फ्रीक्वेंसी मालूम करना। ये इक्वेशन किसकी है, फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे आप वो 12.18 लिख सकते हैं या 13 सेम ही है ना, सेम नहीं है, h एक्स्ट्रा आ गया, वहां पे था h स्क्वायर, यहाँ पे क्या है खाली h है। ठीक है, तो अब वेव नंबर कैसे मालूम होगा, आखिरी इक्वेशन है, वेव नंबर जो है वो बराबर होता है, वेव नंबर अगर आपको मालूम करना है तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू होती है वेलोसिटी ऑफ लाइट इनटू वेव नंबर। तो वेव नंबर इज इक्वल टू होगा फ्रीक्वेंसी अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट। फ्रीक्वेंसी की इक्वेशन अभी हमने लिखी, तो वेव नंबर इज इक्वल टू क्या होगा कि फ्रीक्वेंसी 1/c इंटू फ्रीक्वेंसी बराबर थी किसके जेड स्क्वायर ई पावर 4m ओवर 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, उसके बाद क्या था h क्यूब
और कुछ था इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। चले इसको, ठीक है। अब सी को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो वेव नंबर इक्वल टू होगा किसके, z स्क्वायर e पावर 4m, उसके बाद 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर सी एच क्यूब कर लें, सी एच क्यूब इंटू होगा 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। अब इसमें हाइड्रोजन का जो z है वो 1 है, तो इसको काट दें, तो बाकी जो फैक्टर रह जाएगा ये वाला, ये बराबर है आर एच के, हेडबर्ग कांस्टेंट बराबर किसके, आर एच इंटू हो जाएगा 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। आर एच जो है, आर एच इज कॉल्ड क्या कहते हैं इसको, रेदबर्ग कांस्टेंट, और इसका वैल्यू क्या है 1.09678 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स, ठीक है, या इसका वैल्यू है 1.109,678 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है, जो आपको समझ आए। तो आप किसी का भी अगर वेव नंबर मालूम करना चाहते हैं तो आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन ने किस से किस शेल में जंप किया है, तो उसका आप इजीली जो है वो वेव नंबर मालूम कर सकते हैं, ठीक है। अब कल इससे रिलेटेड अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आपका एड्रेस एग्जीक्यूट करा लूंगा, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक, अभी आप खेल सकते हैं।